वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 49 है और प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर इसमें। ठीक है, 30 प्रश्न होंगे इसमें। स्टेटमेंट बड़े हैं, बड़ा हो सकता है टेस्ट, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। क्वेश्चंस हैं ये हिस्ट्री के। ठीक है, 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। टॉपिक का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। न केवल यूपी पीसीएस बल्कि किसी भी स्टेट के स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है ये। पहला प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? ये है शब्द और ये है संबंधित अर्थ। परगना, पेशकश, मिल्कियत। जो मिल्कियत है वो मुगल द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट है, तो दूसरा वाला सही है इसमें। परगना मुगल प्रांतों का प्रशासनिक मंडल है और जो मिल्कियत है वो जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन है। तो यहाँ 1 और 3 तो मिसमैच है, केवल दूसरा वाला ही सही समझ लेते तो बी है इसका आंसर। केवल 2 ही यहाँ पर सही समझ लेते हैं। परगना जो है मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल है। मिल्कियत जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन, और जो करेक्ट था पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। दूसरा प्रश्न है, 16वीं शताब्दी का वह दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल ने लिखा था? इनमें से वो है आईन अकबरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आईन अकबरी के बारे में जाने तो आईन अकबरी 16वीं शताब्दी का एक दस्तावेज है जिसे मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल ने लिखा था। यह अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के प्रशासन, समाज और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। आईन अकबरी में शाही घराने, भू राजस्व, सेना, जाति व्यवस्था और साम्राज्य के विभिन्न धर्मों जैसे विषयों को शामिल किया गया है। और इस आईन अकबरी को मुगल साम्राज्य और उसके प्रशासन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ घटनाएं: पानीपत का पहला युद्ध, नादिर शाह का आक्रमण, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना और पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, नादिर शाह का आक्रमण 1739, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना 1765 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा अगर पूछ लेता तो 1556 में, तीसरा 1761। नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली पर 1739 में। ठीक है, लूट कर ले गया कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस और अच्छी नस्ल के घोड़े। मोहम्मद सरंगीला उस समय शासक था दिल्ली का। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना 1765 में। मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव अगर देखें हम तो हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण है 1530 से 1540। हुमायूं का सफावी दरबार में शरण लेना 1540 से 1555। हुमायूं का सिंहासन प्राप्त करना 1555 से 1556। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, बहुत इंपॉर्टेंट, मैच करने के लिए पूछता है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658, बहुत पूछते हैं इनको। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। ये कुछ बुलेट्स पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा, बुलेट पॉइंट्स। चौथा प्रश्न है, जमींदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जमींदार राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे, इनके अपने किले तथा सैनिक होते थे। जमींदारी के कारण गांव में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, कौन सा इसमें सही है?
क्या जमींदारों के अपने किले और सैनिक होते थे? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। जमींदार राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे और इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन जमींदारों की ताकत का जरिया थे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी। देखिए, जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांव में मौद्रिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 17वीं सदी के कृषक आंदोलनों के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देखरेख की जिम्मेदारी थी। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, 17वीं सदी में जमींदारों को शोषक के रूप में नहीं दिखाया गया। आमतौर पर राज्य के राजस्व अधिकारी जो थे वो किसानों के गुस्से का शिकार होते थे। इस काल में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला, तो पहला गलत है। दीवान के दफ्तर पर पूरे राज्य के वित्त व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दूसरा सही है। चलिए, भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बंजर भूमि, चाचर भूमि, पोलज भूमि, प्रतिभूमि। बंजर भूमि वह जमीन जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। चाचर भूमि यह जमीन 3-4 वर्षों के लिए खाली रहती थी या छोड़ दी जाती थी। पोलज भूमि इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था और परती भूमि खेती के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त भूमि। देखिए, परती भूमि ऐसी थी जिसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि वो पुनः उर्वर हो सके। ऐसा नहीं है कि अनुपयुक्त थी वो। तो ये पहले ही गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ये इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में जो जमीन थी, भूमि थी, वो 4 भागों में विभाजित थी। परती भूमि, परती यानी वह भूमि जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी गई, ठीक है, ताकि वो पुनः उर्वर हो सके। पोलज भूमि, इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, यानी सबसे उपजाऊ होगी ये। चाचर भूमि, यह 3-4 वर्षों के लिए खाली रहती थी। बंजर भूमि, वह जमीन जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। मध्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? अमीन प्रांतों में राज्य के नियम कानूनों का पालन सुनिश्चित करता था। मनसबदारों को नगद तथा जमीन दोनों रूपों में भुगतान किया जाता था। कणकुत तथा भावली फसल के रूप में राजस्व उगाहने के 2 तरीके थे क्या? बिल्कुल, ये तीनों की तीनों सही हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, सारे के सारे सही हैं। अमीन एक अधिकारी था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राज्य के नियम कानूनों का पालन हो रहा है। मनसबदारी राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी, ठीक है। और कुछ मनसबदारों को नकद भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से अधिकतर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व बांटने के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका स्थानांतरण भी किया जाता था। कणकुत तथा बाहुली फसल के रूप में राजस्व उगाहने के 2 तरीके थे। इसमें कणकुत का अर्थ अनाज का अंदाजा लगाने तथा बाहुली का अर्थ बटाई से है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई। पहली जिल्द में आईने अकबरी के शाही नियम कानूनों का सारांश राजपत्र के रूप में संकलित है। कौन सा सही है? देखिए, आईने अकबरी, इसे 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया, ठीक है। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में की गई है और जो तीसरी जिल्द है उसमें शाही नियम कानूनों का सारांश राजपत्र के रूप में संकलित है, न कि पहली जिल्द में।
तो तीसरा वाला गलत है, केवल पहला दूसरा सही है इसका। आईन अकबरी को अकबर के शासन के 42वें वर्ष यानी 1598 में 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया। अकबरनामा की रचना 3 जिल्दों में हुई। पहली और दूसरी जिल्द में ऐतिहासिक दास्तान की पेशकश है। ठीक है, ऐतिहासिक दास्तान पेश की गई। तीसरी जिल्द जो है उसमें आईन अकबरी को शाही नियम कानूनों के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र के रूप में संकलित किया गया। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा जो है गलत है। जमींदारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से वैध तरीके थे? नई जमीनों को बसाकर, अधिकारियों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से और खरीद कर। किसी को जमींदारी प्राप्त करनी है तो ये सारे वैध तरीके थे। डी है इसका आंसर। उपर्युक्त सभी तरीकों द्वारा जमींदारी प्राप्त की जा सकती थी। नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। ठीक है, यही वे प्रक्रियाएं थीं जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि जमींदारी खरीदी तथा बेची जा सकती थी। सोलहवीं तथा 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्रोत है? कौन सा है? आईन अकबरी या बाबरनामा? आईन अकबरी। 16वीं 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए आईन अकबरी प्रमुख स्रोत है। इसे अबुल फजल ने लिखा है। इसमें खेती के नियमित जुताई, करों की उगाही, राज्य व जमींदारों के मध्य संबंधों के नियमन आदि से संबंधित राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कौन सा इसमें सही होगा? 4 कथन है यहाँ पर। देखिए, महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था। विधवा महिला भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी। महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। बंगाल में महिला जमींदारी पाई जाती थी। देखिए, मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकार, महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था। ठीक है, विधवा महिलाएं भी संपत्ति के विक्रेता हो सकती थी। ठीक है, महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति थी, ये गलत है। बंगाल में महिला जमींदारी पाई जाती थी, तो तीसरे को छोड़ दो तो सारे सही हैं। जहां जहां 3 है वो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 to 4। देखिए, मध्यकाल में बड़े खेतिहर परिवारों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिलता था। विधवा महिलाएं विशेषकर राजस्थान, ठीक है, पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं। दूसरा सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि हिंदू तथा मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वो स्वायत्त थीं। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है। बंगाल में भी महिला जमींदारी पाई जाती थी। यह 18वीं सदी में सबसे बड़ी तथा मशहूर जमींदारियों में से एक थी। राजशाही की जमींदारी जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। तो चौथा करेक्ट है। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलहनी तथा दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों
में की जाती थी। मक्का भारत में अंग्रेज लाए। तिलहनी तथा दलहनी फसलों की गणना मुगल काल में नकदी फसलों के रूप में की जाती थी। ये करेक्ट है। मक्का भारत में अंग्रेज नहीं पुर्तगाली लाए, केवल दूसरा गलत है। तिलहनी तथा दलहनी फसलों की गणना नकदी फसलों में की जाती थी और भारत में मक्का मुख्य रूप से 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाया गया था तथा 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों के रूप में होने लगी। दूसरा गलत है। मुगलकालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पैदावार भी भारी विविधता पाई जाती थी। पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था। दोनों सही हैं ये। देखिए, मुगल काल में जहाँ वर्षा या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहाँ साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्मों के उत्पादन की जानकारी मिलती है। सर्वोत्तम फसलों के लिए जिनसे कामिल शब्द का प्रयोग किया जाता था। गन्ना तथा कपास फसलें इसमें शामिल थीं। तंबाकू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह पौधा पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया। औरंगजेब ने इसके सेवन पर पाबंदी लगा दी। 17वीं सदी के अंत तक यह व्यापार, खेती और उपयोग की एक मुख्य वस्तु बन गया। पाबंदी जहांगीर ने लगाई थी। ठीक है, जहां जहां 2 है उसको हटाइए। सी है इसका आंसर, 1 और 3, क्योंकि लोगों में तंबाकू की लत पड़ने लगी थी। तंबाकू का पौधा सबसे पहले पुर्तगालियों के माध्यम से दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत में लाया गया। पहला सही है। 1604 के बाद तंबाकू के प्रयोग में तेजी आई, जिससे चिंतित होकर जहांगीर ने, न कि औरंगजेब ने, तंबाकू पर पाबंदी लगा दी। 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तु में से एक बन गया था। तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रहट से सिंचाई का वर्णन मिलता है? रहट से सिंचाई का वर्णन बाबरनामा में, पद्मावत में, तारीख फिरोजशाही में या फिर सियासतनामा में? रहट से सिंचाई का वर्णन मिलता है ऑप्शन नंबर ए, बाबरनामा में। रहट के जरिए सिंचाई किए जाने का वर्णन बाबरनामा में मिलता है। ये जो बाबरनामा है वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। इसे तुजो के बाबरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बाबरनामा को इस्लामी साहित्य की पहली आत्मकथा माना जाता है और बाबरनामा ने इसे अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा था। ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में मुजरियान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जमींदार के लिए, किसान के लिए, निम्न जाति वर्ग के लोगों के लिए, अंग्रेज के लिए, किसान के लिए? मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं सदी के स्रोतों से 2 प्रकार के किसानों का वर्णन मिलता है, खुद कास्त और पाही कास्त। खुद कास्त वे किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। पाही कास्त वे किसान थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। ठीक है, ये लोग अपनी मर्जी से पाही कास्त बनते थे और मजबूरन भी। अगला प्रश्न है 17वां और यहाँ टॉपिक चेंज हो जाएगा। 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी रहेगी। टॉपिक हो जाएगा शासक और इतिवृत्त। ठीक है,
इतिवृत्त होते हैं मेमोरियल्स। शासक तो एम्परर हो गए। चलिए, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? टॉमस रो हुमायूं के दरबार में आया। झरोका दर्शन प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने की। दीवाने खास एक सार्वजनिक सभा भवन था। सब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से था। हिजरी कैलेंडर से है, कौन सा सही है? ये सारे तो सही नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी विकल्प 1 2 3 4 वाला नहीं है। ये उपर्युक्त सभी वाला नहीं है। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, हुमायूं के नहीं, तो पहला वाला गलत है। जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए। झरोखा दर्शन जहांगीर ने, दीवाने खास एक सार्वजनिक सभा भवन। कुछ गलत हो गया क्या? देखिए भाई, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, हुमायूं के नहीं, पहला गलत है। झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने नहीं, अकबर ने की थी, दूसरा भी गलत है। दीवाने खास नहीं बल्कि दीवान ए आम सार्वजनिक सभा भवन था, तीसरा भी गलत है। सब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है, ये केवल चौथा वाला ही सही है, तो आंसर सी होगा। ठीक है, सी होगा। चलिए, टॉमस रो जो था वो जेम्स प्रथम का दूत था, जहांगीर के दरबार में आया, पहला वाला सही नहीं है। झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, दूसरा वाला भी सही नहीं है। दीवाने खास निजी सभाएं होती थीं तथा गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी इनमें, जबकि दीवाने आम वो एक सार्वजनिक सभा भवन था, तो तीसरा वाला भी गलत है, केवल चौथा वाला सही है। सब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि से है। क्लियर? तो बड़े स्टेटमेंट हैं। कुछ देर पढ़ने के बाद ठहरना भी है, पढ़ते ही नहीं चले जाना है, गलती हो जाती है अभी। अकबरनामा आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के 10 वर्षों के इतिहास का संकलन आलमगीरनामा के नाम से किया गया है। चलिए, अकबर के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर। इसने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अंतर धर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। अकबर और अबुल फजल के प्रकाश के दर्शन का सृजन किया है। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया। ठीक है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। ठीक है, यूपीएससी सिविल सेवा ने भी कई बार प्रश्न पूछा है कि अकबर का जो इबादत खाना था क्या था उसमें, तो इसमें विभिन्न धर्मों के लोग वाद विवाद करते थे। देखिए, अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन एक बार और। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। जेसुइट विवरणों से मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि होती है। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। ठीक है, एक ही फ्रेम में डालता हूँ इसको, पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए, कंधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। कंधार का किला नगर
आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। अपने शासनकाल में अकबर इस पर कभी अधिकार नहीं कर पाया। क्यों किया था अकबर ने? अकबर ने कंधार पर अधिकार कर लिया था 1595 में। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सही बताना है। देखिए, मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल तथा कंधार पर नियंत्रण के द्वारा हिंदू कुश की ओर से आ सकने वाले संभावित सभी खतरों से बचा जा सके। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। प्रश्न बन सकता है, सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए कंधार। ठीक है, यही करेक्ट है। कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। 1595 में अकबर ने भी कंधार पर अधिकार किया, तो गलत है तीसरा। मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में कौन सा सही है? केंद्र प्रांतों में, प्रांत सरकारों में विभाजित थे। कानून को राजस्व आलेख रखता था। चौधरी राजस्व संग्रह का प्रभारी था। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सारे के सारे सही है। 1 2 3 डी। देखिए, मुगल काल में केंद्र सूबों में, ठीक है, तथा प्रांत सरकारों में एवं सरकारें परगनों में बटी हुई थीं। परगना यानी उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों कानून को चौधरी और काजी द्वारा की जाती थी। कानून को राजस्व आलेख रखने वाला चौधरी राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी। मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? हरकार डाक विभाग से। मुगल काल में हरकारों का संबंध डाक विभाग से था। इन्हें कशीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। 24वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में है जात सवार दीवान आला और मदद ए मास। मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या, मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक, वित्त मंत्री, अनुदान मंत्री, कौन क्या क्या? देखिए, सवार घोड़े पर सवार, इस तरह से रिलेट कर लो। घोड़े पर सवार होते हैं ना, तो सवार जो है मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। जात हो गई मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक। दीवान आला हो गया वित्त मंत्री और मदद मास अनुदान मंत्री। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी सी का 3, डी का 4। तो सूची का सही मिलान कुछ इस तरह से बनेगा। जात शाही पदानुक्रम में मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक। सवार यह सूचित करता था कि शासक मनसबदारों से कितने घुड़सवारों को रखने संबंधी अपेक्षा करता है। दीवान आला वित्त मंत्री और मदद माज अनुदान मंत्री। इसके अतिरिक्त मीर बख्शी जो था वो उच्चतम वेतनदाता था। दीवान आला के अतिरिक्त केंद्र में एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री सद्र उस सुदूर था। एक वाक्यानवीस था, वो दरबारी लेखक होते थे। वाक्यानवीस। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा सही है? अकबर मातृ पक्ष से तैमूर का वंशज था। बाबर मातृ पक्ष से तैमूर का वंशज था। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में असफल रहा। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक अकबर द्वितीय था। कुछ है सही इसमें? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, सभी को पता होगा ये तो। अकबर पितृपक्ष से तैमूर का वंशज था, मातृपक्ष से नहीं। हिंदुकुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल हुआ था अकबर, असफल नहीं। इसमें कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि मुगल नाम जो है वो मंगोल से व्युत्पन्न हुआ।
मुगल ने स्वयं को तैमूरी कहा क्योंकि वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। ये सब याद रखना। देखिए, अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और ईरान के सफाविद तथा तुरान के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर नियंत्रण बनाए रखा उसने। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, न कि अकबर द्वितीय। 26वां प्रश्न, मुगल काल के संदर्भ में कौन सा सही है? शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने दिल्ली में करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। कब की? वो भी ABCD बनाकर प्रश्न कर लेता है 1 नंबर में, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहाँ एक ही स्टेटमेंट में, एक ही प्रश्न में 3-4 स्टेटमेंट, 3-4 प्रश्नों को जोड़ दिया गया है। अलग अलग प्रश्न भी पूछ लेते हैं इनसे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सारे सही हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के बगल में करवाया। अकबर ने 1585 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित की थी तथा 13 वर्षों तक इस सीमा पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। ये अकबर द्वारा लिए गए निर्णय हैं। संबंधित तिथि हैं। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया की समाप्ति 1564, राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585। ऊपर था ये तो। कोई सुमेलित है इसमें? सारे सुमेलित हैं। ये बी है इसका आंसर। हैं, क्या कह रहा है ये? कौन सा सही सुमेलित है? हाँ तो ठीक तो है सारे के सारे। बी होना चाहिए भाई यहाँ पर। 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। अकबर द्वारा लिए गए निर्णय। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। इसके बाद 1564 में बिल्कुल कालानुक्रम चल रहा है। जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद लाहौर का दिल्ली स्थानांतरण 1585। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, कौन सा सही होगा? बाबरनामा जहांगीर के काल में लिखी गई। चार्ल्स विल्किंस द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। दोनों गलत हैं ये। डी है इसका आंसर। देखिए, अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा बादशाहनामा लिखी गई। बाबरनामा बादशाहनामा है, बादशाहनामा है, सॉरी। ठीक है, तो अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा बादशाहनामा लिखी गई। जहां शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खां ने उसमें सुधार किया। तो पहला तो गलत हो गया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। उसने कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन तथा अनुवाद किया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठ्यांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी वेवरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, न कि चार्ल्स विल्किंस द्वारा। गलत है तो। 29वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। हुमायूं नामा सबको पता होगा इसका उत्तर, गुलबदन बेगम। चार चमन चंद्रभान चाचा से कर लीजिए रिलेट। और मुंतखाब उत्तबरीक अब्दुल कादिर बदायूनी। ए का 4, बी का 3, 4 3 2 1 बन रहा है। तो बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी। हुमायूं नामा बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, चाहे डी ग्रुप का हो या ए ग्रुप का। चार चमन चंद्रभान, मुंतखाब उत्तबरीक
अब्दुल कादिर बताएं नहीं। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारतीय इतिहास की। चलिए अंतिम प्रश्न है। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मुगल दरबार की भाषा अरबी थी। नस्तलिक लेखन की एक शैली थी। चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद का संबंध ईरान से था। और बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था मुगल काल में। बड़े ही महत्वपूर्ण ये 30 प्रश्न न केवल यूपी पीसीएस बल्कि किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी सिविल सेवा तक। मुगल दरबार की भाषा फारसी थोड़ी थी। मुगल दरबार की भाषा अरबी थोड़ी थी, फारसी थी। गलत है पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। सी है इसका आंसर। जहां जहां एक है हटाइए उसको। तो मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, जबकि उनकी मातृभाषा तुर्की थी। अकबर ने संभवतः यह भाषा ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों को बनाए रखने के लिए चुनी। फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। तो पहला तो गलत हो गया। देखिए, नस्तलिक लेखन की एक शैली थी। यह एक सरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा भी सही है। चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद का संबंध ईरान से था। इन चित्रकारों को हुमायूं अपने साथ दिल्ली लाया। और बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। तो चौथा भी सही। दूसरा, तीसरा, चौथा सही, पहला गलत है। ये सब याद रखना है आपको। दरबारी भाषा कौन सी थी है मुगलों की, माता की भाषा कौन सी है। बेहजाद जैसे चित्रकारों ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। तो 30 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक से दो बार। धन्यवाद।